दो टूक में बढ़ते आगे लोकसभा का 2014 और 2019 का चुनाव, यूपी विधानसभा का 2017 और 2022 का चुनाव। इन चुनाव में बीजेपी ने बम्पर सीट जीतकर सरकार बनाई। इस जीत में सबसे ज्यादा मदद महिलाओं ने की, क्योंकि महिलाओं के मिले वोट से बीजेपी की सरकार बनी। चुनाव में इस साइलेंट वोटर पर किसी भी पार्टी की नजर नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति में महिलाओं को पहले पायदान पर रखा गया, जिसका असर देखा गया। चुनाव में जीत के बाद सरकार की कई योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की गई। अब 2024 का चुनाव है, लिहाजा बीजेपी की इसी रणनीति को विपक्षी दल कॉपी कर रहे हैं। आधी आबादी को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी महिलाओं को लुभाने में जुटी है। अखिलेश ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जो भी महिलाओं के लिए बेहतर काम हुआ उन्हीं की सरकार के दौरान हुआ। वहीं बीजेपी की चुनावी तर्कश में कई बाढ़ है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी योजना, राम मंदिर, हिंदुत्व अहम है, जिसे लेकर बीजेपी मुखर रहती है। इसी की काट खोजने में अखिलेश जुटे हैं, क्योंकि इससे पहले अखिलेश ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। सोचा ब्राह्मणों को लुभाकर 24 की नैया पार कर लेंगे, लेकिन स्वामी के बयानों पर अखिलेश के सामने ही सब मुखर हुए। मांग की कि स्वामी को रोका जाए, अखिलेश ने सहमति दी, लेकिन बाद में अखिलेश ने कहा कि यह स्वामी का निजी बयान है। क्या अखिलेश के साथ उनके सहयोगियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। अगर नारी सम्मान बचाना है तो हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना होगा। समाजवादियों ने अपनी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, काम किए। देखिए, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है और नकल से कभी सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी का शासन था, गरीब, युवा, किसान, महिला सबकी हालत खराब थी, सब असुरक्षा की भावना से घिरे हुए थे। सवाल है कि अखिलेश एक तरफ महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहीं स्वामी के बयान को निजी बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने अखिलेश ने आखिर क्यों ये कहा कि बयानों पर अंकुश लगाया जाएगा? सवाल ये कि क्या अखिलेश के पास मुद्दों की कमी हो गई है? आखिर 24 का चुनाव विपक्षी दल किस आधार पर और कैसे बीजेपी से पार पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की रणनीति की काट खोजने के बजाय विपक्षी दल बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने को मजबूर हो गए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्ट्रीट के बड़े सवाल। मुद्दों में बीजेपी अव्वल, क्या अखिलेश ने की नकल? महिला धर्म की नीति, समाजवादी पार्टी की नई रणनीति। पीडीए नहीं आ रहा काम, क्या 24 में पार लगाएंगे राम? स्वामी का निजी बयान, समाजवादी पार्टी में क्यों मचा घमासान? अखिलेश दिशाहीन, 24 में मुद्दों से विहीन। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा देते हैं। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेता, शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। कपिल जी, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। सवाल है कि महिलाओं की बात अखिलेश यादव कब से करने लगे? सबसे पहली चीज तो यह है कि मित्र, हमें लगा कि आपने हमारा जो शासनकाल था 2012 से 17, वो आपने देखा नहीं है। आपने उस समय अपनी टीम के साथ आपने साथ नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा कन्या विद्याधन योजना कौन लेके आया। जो लैपटॉप वितरण हुआ उसमें महिलाओं को 50% लैपटॉप दिया गया। आपने ये देखा कि 54 लाख समाजवादी पेंशन महिलाओं को देने का काम किया गया, विधवा पेंशन अलग से देने का काम किया गया। किसान सम्मान निधि जो आप लेके चल रहे हैं, हम किसानों को पेंशन देने का काम करते थे, उसमें महिला और पुरुष को बांटा नहीं है। 10-90 जो उनको सशक्तिकरण के लिए नंबर दिया गया था, वो पावर्ड बनाया तो किसने? तो अखिलेश यादव जी की सरकार। इस उत्तर प्रदेश की पुलिस को अगर किसी ने आधुनिक बनाया है तो वो अखिलेश जी की सरकार है, जिसने ईशांस राइफल से लेकर के उनकी वर्दी तक के दाम में जो फिचाई के दाम था उनके बनवाने का था, उसकी सारी सुविधाएं, उनको नए आवास देना। और सबसे बड़ी बात, जो 100 नंबर का जो रिस्पांस सिस्टम दिया उन्होंने, कई जगहों पर उन्होंने रिसर्च कराने के बाद इस रिसर्च सेंटर को लेकर के आए थे और 15 मिनट के अंदर वो रिस्पांस मिलता था, जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न में भारी कमियां आई थी और अन्य अपराधों में भी कमियां आई। लेकिन आप ये बताइए
कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के अंदर तो उनके मंत्री ही जो है वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। सोनभद्र के अंदर आपने देखा 25 साल की जो है सजा हुई है, और बाकायदा आपने देखा जिस तरह के स्वामी चिन्मयानंद ने एक मैं क्या बताऊंगा, शरद त्रिवेदी जी है वो बताएंगे अपनी पार्टी। मैं रख रहा हूं आपके माध्यम से रख रहा हूं, आप क्यों बताएंगे, आप प्रवक्ता तो है नहीं। मैं एक बात रख रहा हूं अपनी, उसको रखने दीजिए। मैं तो इस बात को रहा हूं, एमजे अकबर साहब ने 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया जो आपकी संगी साथी थी, और मीटू में वो सारी बातें सामने आई। उनका मंत्री पद तो नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया, लेकिन एक भी एफआईआर उनके विरुद्ध नहीं किया। तो ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो महिलाओं को लेकर कई योजनाएं थी, तब काम बोलता था। अब तो महिलाएं भी परेशान हैं। राहुल जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं बधाई देना चाहता हूँ मैं मित्र श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने भी भगवा धारण कर लिया है, तो हम सब लोग एक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर का असर तो दिखने लगा है। और दूसरी चीज ये है कि नकल करने में दो चीजें होती हैं। पहले तो ये कि आप जिसकी नकल कर रहे हो उसको आप मानते हैं कि वो आपसे बेहतर है, और दूसरी चीज नकल करने में यह है कि आप उससे हमेशा एक पायदान पीछे रहेंगे, क्योंकि आप तो नकल कर रहे हैं। आप देखें कि पहले जब अखिलेश यादव जी आए थे तो इन्होंने, इनका 2 कॉम्बिनेशन था, माई कॉम्बिनेशन। फिर माई कॉम्बिनेशन इन्होंने देखा कि नहीं चल पा रहा है, तो फिर ये पीडीए कॉम्बिनेशन लाए। पीडीए में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था, वो 6 महीने नहीं चला। फिर उन्होंने अल्पसंख्यक का जो है उसको अगड़ा कर दिया कि सब अगड़ों को लेके चलेंगे। फिर जब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो योजना लाई थी कि महिला आरक्षण की, तो इन्होंने कहा कि सब महिलाओं को भी साथ लेके चलना चाहिए, तो साहब वो महिलाओं को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो ये सत्ता से बाहर रहना बड़ा मुश्किल काम है उन लोगों को जिनको सत्ता में रहने की आदत थी। अब यह है कि इस बार आप देखें कि 9 साल में कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो अपनाया नहीं गया है। एक बार माननीय मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को उन्होंने पद पे पहुंचा दिया था, उसके बाद से आज तक 2012 से लेके आज तक 11 साल हो गए, एक भी चुनाव जीते नहीं है। तो अब ये नई नई स्कीमें ला रहे हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में पहले तो यही तय नहीं हो पाया कि इंडी गठबंधन नाम किसने दिया है। युवा नेता, ईमानदार नेता और ममता दीदी में अभी ये तय नहीं कि नाम किसने दिया। नीतीश बाबू कहते हैं कि नाम उनको पसंद ही नहीं है। अखिलेश का कहना है कि महिलाओं का सम्मान केवल समाजवादी पार्टी में हुआ, ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि हम इनके साथ अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरान ही महिलाओं का सम्मान हुआ, योजनाएं वही चलाए। सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं की पार्टी के दौरान मिला जब सरकार नहीं। देखिए सबसे पहला सम्मान तो मायावती जी का हुआ था कि उनकी जान बची उत्तर प्रदेश में। शरद जी जो आरोप ये लगा रहे हैं, हालांकि कई नाम इन्होंने लिए, सवाल जरा गंभीर भी है। उन्होंने कहा कि जरा पूछिए कि बीजेपी के कई नेता महिला विरोधी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, सवाल आपसे यह है कि क्या मुद्दा विहीन विपक्ष? देखिए मुझे लगता है कि अगर आज के मुद्दे की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी सराहना करती है ऐसी किसी भी जो है कार्य को जिसमें महिलाओं के उत्थान की बात करी जाए। परंतु आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को नारी वंदन और उसके साथ में बेटी बचाओ जैसे अभियान की बातें करती है, पर आज साक्षी मलिक के जब आंसू बहते हैं और जब विनेश फोगट अपना जो है पद वापस कर देती हैं, जो सम्मान उन्हें मिलता है वो वापस कर देती हैं, तब उनके पास जवाब नहीं होता। तब इनके पास जवाब नहीं होता जब इनके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोग, ये सब जब नारी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तब इनके पास जवाब नहीं होता। इनके पास जवाब नहीं होता जब उत्तराखंड की अंकिता का मर्डर होता है। वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर नारी विरोधी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए, इन्होंने इतना भेदभाव कर दिया है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कि जो गैस का सिलेंडर वहां ये बोलते हैं, हालांकि वर्बली है, अभी 450 का दे देंगे, और यहाँ वही उसी सिलेंडर का दाम ये 900 रुपए चार्ज करते हैं। आपको वर्तमान स्थिति में बता दूं, 15 साल से लेकर 45 साल की जो महिलाएं हैं, 45 क्या बल्कि 50 साल तक की जो महिलाएं हैं, 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। ये स्थिति है। बेरोजगारी में महिलाएं सबसे आगे। क्या किया महिलाओं के लिए आपने? सुरक्षा का वादा किया, और आपकी पार्टी में व्यभिचारी भरे हुए हैं, आपकी पार्टी में ऐसे लोग भरे हुए हैं जिन पर यौन अपराध, दिल्ली पुलिस खुद कह चुकी है कि यौन अपराध जो है किया इन्होंने।
उसके बावजूद भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाते। इससे क्या साबित होता है कि कितनी हैंडीकैप्ड है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा अपने क्या ही शरद जी? मंत्रियों और अपने ही नेताओं को ये राहुल सजा जी, नहीं दिला अभी- सकते। राहुल जी देखिए, अभी 4 दिन पहले इनकी सरकार थी राजस्थान में, जिसको एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री है। जितने बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं राजस्थान में, उतने पूरे भारत में कहीं नहीं हुए हैं। और इनके जो विधायक हैं, जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने खुद विधानसभा में कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, या बलात्कार जैसी चीजें हो जाती हैं उसमें कोई बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि बलात्कार जैसी घटनाएं जो बच्चों से हो जाती हैं। तो ये इनको ये एक आंख से रोते हैं। दिक्कत ये है, अरे आप ये तो देखिए कि आपने तो पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था वहां पे बलात्कार का। वहां पे किस तरह की हत्या हो रही थी, किस तरह के बलात्कार हो रहे थे, जो रेप कैपिटल देश का माना गया है, उसके बारे में बात करिए ना कि साहब उत्तर प्रदेश में एक घटना घट गई है, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य में एक कागज गिरा है, तो इसका मतलब सफाई अभियान का वो बेकार हो गया है। सिर्फ महंगाई देते हैं, असुरक्षा देते हैं। क्या दिया आपने महिलाओं को? इन मुद्दों से स्वामी की बात करते हैं कपीश जी। पार्टी में अभी तक कपीश जी ठीक है, महिलाओं की बात करते हैं। एक वोट बैंक जिस पर नजर किसी की नहीं, ये कहा जाता रहा कि बीजेपी ने रणनीति साधी और इनको अपने पाले में किया, उसे फिर अपने पाले में करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। लेकिन स्वामी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश भी कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है, क्या इन महिलाओं की आस्था पर चोट नहीं पहुंच रही होगी जिसकी बात अखिलेश यादव कह रहे हैं? नहीं, तो ये तो प्रश्न जो है बराबर का प्रश्न है कि भागवत साहब और प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब दें कि उन्होंने आखिर क्यों कहा कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं। अगर आप कहिए तो हम उनके बाकायदा आपको विजुअल्स भेज देंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हिंदू शब्द ही एक धोखा है। नहीं, फिर मेरी बात को समझिए, जीवन शैली है, वो कोई धर्म तो है नहीं। तो ठीक और है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके हिसाब से हाँ ठीक है कपीश जी, मैं आपके हिसाब से मान लेता हूं कोई धर्म नहीं है, आपको ये कह दूं, ये जीवन शैली है। तो क्या मेरी बात तो सुनिए, क्या हिंदू जो जीवन शैली है वो भी धोखा है? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि वे ऑफ लाइफ जो है वो सबकी अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी धोखे पे धोखा दे रही है। जो सुमेरने की चीजें उनको नारों में खोजती है और देश में आग लगाना चाहिए। राम मंदिर धोखा नहीं है तो और क्या है? 4 हाथ वाले बच्चे नहीं पैदा होते। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर राम और रामत्व की बात पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि ये बता नहीं पाएंगे कि आखिर उन जिनके संतों के वर्डिक्ट पर, जिनके प्लेंट पर ये वर्डिक्ट आई है, उनको इन्विटेशन तक नहीं है। न्याय समिति में जगह तो छोड़ दीजिए, उनको जो है न तो चक्रपाणी महाराज को, न धर्मदास महाराज को, और न ही शंकराचार्य महाराज। तो ट्रस्ट देगा कि बीजेपी नेता देंगे, न्योता ट्रस्ट देगा या बीजेपी नेता देंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि चंपत राय जी कौन है, उनकी क्या योग्यता थी कि राम मंदिर ट्रस्ट में उनको महासचिव बनाया गया? शरद जी 20 लाख की जमीन जो है वो 2 करोड़। पहले भगवान राम की योग्यता पूछी जा रही थी, उनके होने ना होने की बात हो रही थी, मंदिर के होने ना होने की बात हो रही थी। हत्या में इनका तो नाम तक आया था। चंपत राय की योग्यता की बात हो रही है। बनाया गया जो हे राम कहते थे उनके ऊपर हत्या का आरोप फाइल कर दिए कि आपके में काबिलियत नहीं है, या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास काबिलियत नहीं है, मंदिर बनाने की काबिलियत नहीं है। तो ये देखिए, वो एक मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। अगर वो बुला रहे हैं और उन्होंने माननीय अखिलेश जी को भी बुलाया है, राहुल जी को बुलाया है, सोनिया जी को बुलाया है, खड़गे जी को बुलाया है, ममता दीदी को बुलाया है, वो सारे देश के लोगों को बुलाया गया है। आप उनसे कहिए कि साहब आपको काबिलियत ही नहीं है इसको बनाने की। कपीश जी, अखिलेश जी को नेता नहीं पहुंचा क्या? नहीं, मुझे पहले अवसर दें, मैं इनकी एक बात कहूं। सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए अगर आपको पावर्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, तो आपने कुछ योग्यता तो निर्धारित की होगी ना कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, महामंत्री के लिए क्या योग्यता होगी, कोषाध्यक्ष के लिए क्या होगा। यह मनचाहा आपने बना दिया। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आज ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की वजह से तो विश्व को मिल नहीं रहा है। इन 3 महाराज जिनका नाम मैंने लिया उनकी वजह से मिल रहा है, और आप उन्हीं को इस ट्रस्ट में जगह नहीं दिए। क्यों? क्योंकि आपको तो अमानत पे खयानत पैदा करानी। ये तो आप न्योते पर चले गए कपीश जी, आप न्योते पर चले गए हिंदू देवी देवताओं को लेकर। आज भगवान राम की बात कर रहे हैं, कपीश जी चले गए। आप तो 1400 करोड़ रुपए की लूट हुई है राम मंदिर के नाम पे रथ यात्रा निकाल करके, मैं तो वहां पहुंच गया। विश्व हिंदू परिषद तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है। राम जी की अमानत में खयानत करने वाले उनके जो है, आपको जनता समझ नहीं पा रही ना। जनता समझ जाए तो हो सकता है कि 24 में बेहतर हो जाए।
मैंने आपके सामने पक्ष रखा, अब आप जज हैं, आप मुझे मैं बताइए, जज नहीं सुप्रीम हूं, कोर्ट के वर्डिक्ट को माफ मिला। कीजिए कपीश जी, मैं जज नहीं तो हूं। आप क्या है, प्रवक्ता है भाजपा के? मैं ना प्रवक्ता हूं ना जज हूं, मैं एंकर के हैसियत से बैठा हूं, उसी की बात कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिए। एंकर एक जज के कपीश जी, कपीश जी, अगर मेरे तथ्य गलत हैं तो आप कपीश कहिए जी, कि आप गलत हैं। हाँ तो आपकी सरकार आएगी, जांच करवा लीजिएगा, उसी को लेकर तो कवायद कर रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, आप मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन INDIA के सहयोगी दूसरे राज्यों में कुछ और बात कर देते हैं तो वो मुद्दा पीछे हो जाता है, उनकी बातें आगे हो जाती है। स्वामी की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम अखिलेश यादव को एक स्टैंड लेना चाहिए था। देखिए, मैं राहुल जी एक बात ये कहना चाहूंगी कि किसी भी धर्म का सम्मान करना ये कांग्रेस पार्टी के मूल DNA में, क्योंकि संविधान में ये चलिए, अच्छा हुआ कि आपने हिंदू धर्म तो माना। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी इस तरह की बयानबाजी करता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ कहीं नहीं खड़ी होती और उसके किसी बयान का इस तरह का समर्थन नहीं करती, क्योंकि सभी को अधिकार है इस देश में अपनी पूजा पाठ करने का। हम विश्वास करते हैं भाईचारे में, हम विश्वास करते हैं एकता में, हम विश्वास करते हैं ऐसी राजनीति में जिसमें सबके विकास की बात हो। हमारी तो पूरी राजनीति की कहानी उसी पर बेस्ड है, चाहे वो महिलाओं का उत्थान हो, चाहे वो किसानों का उत्थान हो, चाहे गरीबों का उत्थान हो। हर तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अपने जितने भी जो कार्यकाल दिया गया हमें, हमने पूरी शिद्दत के साथ इस देश की सेवा करी है। और आज हमने जो एक रैली की है जिसमें आप देखिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, और आज हमारा स्थापना दिवस भी है, उस पर मैं यही कहना चाहूंगी, इस देश की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, चाहे वो महिलाएं हो। इस देश की आजादी के लिए सबने यहाँ पर जो है आहुतियां दी। आज हमें जरूरत है कि एक साथ मिलकर इस देश के संविधान की रक्षा करें। शरद जी, जिस तरह से आज संविधान पर कब्जा कर शरद रखा जी, है, कुछ महीने पहले ऐसे टीवी डिबेट में किसी धर्म विशेष को लेकर कुछ बातें कह दी गई थी। यही नेता हमारे थे, लगातार मांग कर रहे थे प्रवक्ता पर कार्रवाई हो, जेल, तमाम नारे भी लग रहे थे, लेकिन स्वामी है, बोलते रहते हैं, कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि मामला सनातन से जुड़ा है, सहिष्णु है, कौन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा। भावनाएं आहत होती हैं तो होती रहे। राहुल जी देखिए, ये आंशिक इस्लामिक देश है, यहाँ पे जो भी कानून, क्योंकि मेरे मित्र श्रीवास्तव जी तो खुद ही बहुत सीनियर वकील हैं, कोई भी कानून जो हिंदू धर्म के जो संविधान के जो इस्लामिक धर्म के खिलाफ जाता है तो उसमें इस्लामिक धर्म का कानून माना जाएगा, जो हमारा संविधान नहीं माना जाएगा। आप देखिए शाबानो केस में, क्योंकि वो ऑर्डर था, इस्लाम में कोई दखल दाजी मानी जा रही थी तो उसको माना नहीं गया। उसमें कह तो रही है प्रियंका जी, स्वर्णिम काल था देश ने, केंद्र सरकार जब कांग्रेस का राज रहा, देश में स्वर्णिम काल चला। देखिए, उनके खुद के नेता कह रहे हैं कि साहब पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो इनको तो ये इस्लामिक देश है, यहाँ 2 लाख हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकार का कब्जा है, सरकार उनसे पैसे लेती है, सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है और सरकार लेके वो मौलानाओं को और उनको वजीफे दे रही है। उनके लिए हज सब्सिडी, हज हाउस, हर टर्मिनल और कब्रिस्तान बनाया जाया है उस टैक्स से जो मंदिरों से लिया, यानी कि शरद जी, आप हिंदुओं की बात, सनातन की बात ना कीजिए, वो सब मुसलमानों की बात करेंगे और स्वामी ऐसे ही बयान देते रहेंगे। फायदा तो दोनों तरफ से है, उनको भी फायदा, आपको भी फायदा। नहीं, उनका तो सेकुलर वोट है। देखिए, सेकुलरिज्म के अलावा कुछ नहीं रह गया है। ये अब ओसामा बिन लादेन जी और अतीक अहमद जी के बीच के वोट का कपीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी के पीछे ये सारा कहानी चल रही है। कपीश जी बोलेंगे? राहुल भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। शरद भाई भी एक वरिष्ठ जो है वो अधिवक्ता है, और मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश में एक FIR दर्ज हुई थी, रामचरितमानस जलाया गया था, उसमें अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं? किसने जलाया था? क्योंकि 3 महीने के अंदर संज्ञेय मामले में चार्जशीट आ जानी चाहिए। FIR दर्ज हुई, किसी की आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? आज तक जो है वो व्यक्ति कौन है जिसने जलाया, उसको हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज नहीं पाई। योगी जी की पुलिस माफिया द्रोही, लेकिन बकरी चोर, किताब चोर, टेबल चोर, इन लोग को ढूंढ ले रहे हैं। हाँ, इनको ढूंढ लेंगे, हाँ, इनको ढूंढ लेंगे, इनको ढूंढेंगे जिनके ऊपर कोई केस नहीं है। ऐसा है क्या? ढूंढ लेंगे जबरदस्ती किताब चोरी का और ये सब लगा करके। और आप मुझे बताइए, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, आपसे पूछ रहा हूं, एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, CRPC का जानकार होने के नाते,
कि एक एफआईआर 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की गई, उसमें आज 7-8 महीने हो चुके हैं। जिसने रामचरितमानस को जलाया था उस पर क्या कार्रवाई हुई और वो क्यों जेल गया, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। और अगर नहीं गया तो मैं अगर कोई बात कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति मत लीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी के बयान के आड़ में अपने लोगों से ये रामचरितमानस जलवा दिया। ये है इनकी गंदी राजनीति। शरद जी ये देखिए कहां से बातें कहां चली गई। आप बताइए ना, 7 महीने में चार्जशीट क्यों नहीं है, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं है, योगी की पुलिस सो रही है, कैसे संत महात्मा है? राहुल जी देखिए, जिस राज्य में आतंकी आतंकित है और माफिया माफी मांग रहा है, उस राज्य में कुछ तो अच्छा हो रहा है। अगर मैंने पहले ही कहा यही अच्छा हो रहा है कि रामचरितमानस जलाया जा रहा है सनातनियों का और आप गिरफ्तारी तक नहीं कर रहे हैं। जैसे आजम पर कार्रवाई हुई उसे मुस्लिमों से जोड़ा गया, वैसे अगर मौर पर कार्रवाई होगी तो ओबीसी से क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? इस बात की तस्दीक कौन करेगा? वक्त कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर 24 के लिए सभी दल आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन, हर मुद्दे में अव्वल बीजेपी और कॉपी विपक्ष कर रहा है सवाल कि क्या बिना किसी मुद्दे को विपक्ष बीजेपी से कैसे लड़ेगी? आकलन जरूर कीजिए। आखिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से कांग्रेस के साथ आने वाले दिनों में 80 सीटों पर बीजेपी से पार पाएगी? दो टूक में